अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसी हैं? कहाँ गायब हो गई थी? बहुत दिन बाद दिख रही हैं आप। सर पूरे 2 दिन बाद देख रही हूँ। 2 दिन बाद सर वो मुझे कुछ काम था अपना, तो मैं ज़रा दूसरी सिटी में गई हुई थी, तो इसलिए बस कल वापस आई हूँ और आज बस ठगाठक वीडियो और ऑडियंस जो है मेरी भाग गई है, कह रही पता नहीं कहाँ गई है, तो दिखाई नहीं दे रही मुझे। हाँ खैर, जी, हाँ जी, हाँ जी, तो चलिए। लेकिन हम आज बात करेंगे सर मोदी जी की। और आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं वो 5 कंट्रीज के विजिट पर निकले हैं। आज यानी 2 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक मोदी जी जो हैं वो बाहर दूसरी जो कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज का बताया गया, वहां पर गए हैं। तो क्या कहेंगे आपके, क्या क्या वजह है इस विजिट की और कितना इम्पोर्टेंट आप समझते हैं इन विजिट्स को? जी देखिए, वो जो 5 कंट्री है वो घाना, त्रिनाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, हम्म। ब्राज़ील एंड नामीबिया। तो आई गेस घाना जो है वो अफ्रीका में है और नामीबिया भी अफ्रीका में है। बाकी ये जो देश हैं त्रिनाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये सारे के सारे आपका अमेरिकाज़ में हैं। तो इसका ये मतलब आप ये समझ लें कि आउटरीच प्रोग्राम है और ब्रिक्स की भी बातें चल रही हैं। ब्रिक्स एज एन आइडिया इज स्टिल डेवलपिंग और एक पॉसिबल ट्रेड ऑल्टरनेटिव इंडिया के लिए है। आई मीन ट्रेड ऑल्टरनेटिव एज इन की ट्रेड आज की डेट में जो डीलिंग्स हो रही हैं उसमें इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस रखता है। तो आई गेस यही होगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर कोई और स्पेशल पर्पस रखा है तो अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं है, तो बट इट्स गुड। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सबसे खास बात रही है उनके इन 11-12 सालों में, जो उनकी जो लीडरशिप भारत ने पाई है, और मैं मानता हूँ कि बहुत सही समय पे, क्रूशियल समय पे प्रधानमंत्री जी ने इस देश को वो स्थिरता और वो गति दी है। दोनों दी, स्थिरता और गति दोनों, बिकॉज दे वर वेरी क्रूशियल। तो उससे हमारी जो एक वैश्विक नीति रही उसमें काफ़ी अच्छा उधार आया। भारत का एक जो इमेज बना विश्व भर में उसमें काफ़ी सुधार आया। बल्कि अब भारत की नेतृत्व की जो एक्सेप्टेंस है वो दिखती है। दुनिया जो है वो भारत को वर्ल्ड लीडर के रूप में देखना चाहती है। और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की जो व्यक्तिगत जो लीडरशिप है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। जो उनका एक फादर फिगर, फ्रेंडली उनका एटीट्यूड है, चूंकि मन में उनके कोई बेईमानी नहीं है, कोई वो ऐसी जिसे द्वेष नहीं रखते किसी के लिए, तो वो लोगों को बहुत सहज करता है। वो यूरोप में भी उतनी सहजता से एक्सेप्ट किए जाते हैं और अफ्रीका के लोग तो उनके लिए हमेशा ही समझ लीजिए प्यार रहेगा। हमने देखा भी है उसको। उसका कारण ये कि जो भारत की अध्यक्षता में G20 का वो करवाया गया था, उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट प्रधानमंत्री जी का ये था कि उन्होंने अफ्रीकन यूनियन को पार्ट ऑफ G20 बनवाया था। एंड दिस इज अ ह्यूज अचीवमेंट दैट शोज कि G20 को सिर्फ एक रिच क्लब की तरह ना ट्रीट करके, बल्कि उसको जो है एक जिसे समझ लीजिए डाइवर्स एंड इंक्लूसिव बनाने का प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया था। तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो जो इन 5 देशों के टूर पे जा रहे हैं उससे भी कुछ भारत के लिए और विश्व के लिए, सिर्फ भारतवर्ष का फायदा हो तो फिर मजा नहीं आएगा, विश्व का भी फायदा हो तो उसके सबके मानवों के लिए, सारे मानव जाति के लिए कुछ अच्छा होगा। और मेरी ऐसी आशा है। बाकी डिटेल्स वो क्यों जा रहे हैं या क्या उसका आउटकम हो तो ज्वाइंट कम्युनिटी के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सर हमारे यहाँ भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर अक्सर बाहर दूसरे कंट्रीज के विजिट पर रहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अक्सर जाते रहते हैं। खैर उनको तो आप लोग कहते हैं कि जी कुछ मांगने गए होंगे, कुछ लेने गए होंगे, लेकिन आपके ख्याल से किसी भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर के लिए या मिनिस्टर्स के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है कि वो दूसरी कंट्री के विजिट करते रहें? मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, मैं एक कह लीजिए लार्जर पिक्चर में एक बात कर रही हूँ कि बाकी कंट्रीज जो हैं उनके भी तो प्राइम मिनिस्टर जो है विजिट्स करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, करना चाहिए, या आपको लगता है बस ऐसे ही पैसा जाया कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, देखिए विश्व बहुत तेजी से इंटीग्रेट हो रहा है ना आरजू जी। वी आर गेटिंग इंटीग्रेटेड। जैसे आप शायद उसको समझ, सीपेक क्या है?
सीपेक एक इंटीग्रेशन का तरीका है ना। बीआरटी जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, इंटीग्रेशन है ना। बट ये है कि इंक्लूसिव होना चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए। कोई भी इंटीग्रेशन वो इंपीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी गिव एंड टेक ना। तो उसमें अब जैसे घाना वो जा रहे हैं, तो घाना के जो इम्पोर्टेंस है अफ्रीकन यूनियन में बहुत क्रिटिकल इम्पोर्टेंट है। उनका बहुत बड़ी कंट्री है घाना, और बहुत क्रूशियल कंट्री है। आप उसको छोटी मोटी कंट्री नहीं कह सकते। तो अब उनमें जा करके आप वहाँ जब बात करेंगे एनर्जी की, हेल्थ की, डेवलपमेंट की, तो आपको फिर पता चलेगा। फिर इंडिया की जो पोजीशन यूनाइटेड नेशंस में होती है, या जो मुझे ये शब्द बहुत बुरा लगता है ग्लोबल साउथ, बिकॉज कि इसको दिखाने का तो ये प्रयास किया जाता है कि ग्लोबल नॉर्थ जो है रिच कंट्री है, ग्लोबल साउथ जो है वो अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज को वो कहते हैं, which I somehow it doesn't resonate, but perhaps because India anyways, तो ग्लोबल साउथ में इंडिया की लीडरशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप अब त्रिनिदाद एंड टोबैगो भी जाते जी, त्रिनिदाद एंड टोबैगो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। एक बहुत सब्सटेंशियल और इम्पोर्टेंट भारतीय डायस्पोरा रहता है। और इस बार जो वो जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का मैं वो ट्वीट देख रहा था कि जो वो त्रिनिदाद एंड टोबैगो में जा रहे हैं, दिस विल ऑल्सो बी इम्पोर्टेंट बिकॉज कि आज से 180 साल पहले पहला भारतीय वहां पे प्लांटेशन के लिए गया था, जिसको गिरमिटिया मजदूर कहते थे। गिरमिटिया मजदूर जो है, या गिरमिटिया श्रमिक जो थे, वो उत्तर भारत से लेकर के ये जाते थे, जो जो यूरोपियन पावर्स हुआ करती थी। गिरमिटिया का मुझे ये बात पता नहीं थी। मेरे यूट्यूब चैनल पे नीचे 2-3 मेरे जो दर्शक हैं उन्होंने लिखा, और मैं उनको इसका क्रेडिट देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे सिखाया। गिरमिटिया अगर ये सही है तो, क्योंकि मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, लेकिन मुझे पॉसिबल एक्सप्लेनेशन लगा। गिरमिटिया जो श्रमिक हैं, उसको बेसिकली गिरमिट जो वर्ड है ना, वो एग्रीमेंट वर्ड से डिराइव्ड है। एग्रीमेंट वर्ड जो होता है वो यहाँ के लोग बोल नहीं पाते थे उस समय, क्योंकि अंग्रेजी वर्ड था, यूरोप जब आया नया नया, तो वो एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स लिया करते थे, तो उसको वो एग्रीमेंट लेबर कहते थे कि एग्रीमेंट साइन करो। तो जो जो एग्रीमेंट साइन करता था वो एग्रीमेंट लेबर हो जाता था। उसको यहाँ के लोगों ने गिरमिट गिरमिट करना कि गिरमिट पे हम भी जाएंगे, गिरमिट पे हम भी जाएंगे। तो वो दैट्स हाउ दी गिरमिटिया लेबर या गिरमिटिया श्रमिक जो है उनका नाम पड़ा। और बहुत बड़ी, आप जैसे सूरीनाम में जाएं, बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जो गए यहाँ पे वो रहते हैं। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो उसी श्रेणी में है। 180, इट विल बी on the occasion of 180th years since the first Indian had landed on the Caribbean island. और अभी वो जो प्रेसिडेंट क्रिस्टीन है वहाँ की, क्रिस्टीन कार्ला कनाग्लो, उससे भी मिलेंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सोच लीजिए वो भी इंडिया है, कमला प्रसाद विशेषर उनका नाम है, सोच लीजिए। सो इंडियन जहाँ पे गए, भले गिरमिटिया मजदूर के रूप में, भले वो श्रमिक के रूप में गए, प्लांटेशन लेबर के रूप में गए, लेकिन आरजू जी बड़ी मजेदार की बात है, हर जगह वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हुए हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन लेबर। आप साउथ अफ्रीका से लेकर के आप कहीं चले जाएं, दे वेंट एज अ लेबरर बट दे रोज एज अ पॉलिटिकल पावर। और लोगों को, लोकल लोगों का उन्होंने विश्वास भी जीता। ऐसे कई टेरिटरीज हैं, सेशल्स है, मॉरिशस है, फिजी है, युगांडा है, दैट इंडियंस हैव असिमिलेटेड। वहां पे कोई आतंकवादी घटना नहीं होती कि जी हमें ये दो और वो दो, क्योंकि वो असिमिलेट हो जाते हैं, ठीक है ना, वो लोगों को मिल जाते हैं। लेकिन सर अभी जो न्यूयॉर्क के मेयर बनने जा रहे हैं वो इंडियन मुस्लिम हैं, तो उनको तो मैंने देखा कि इतना कोई खास इंडिया में अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। उनको कोई बहुत उनके फैंस नहीं है, या कह लीजिए उनको बहुत पसंद नहीं किया जा रहा। वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं पीएम मोदी को भी, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इजराइल के प्रेसिडेंट को भी। और सिर्फ यही एक रीजन है जिसकी वजह से उनको नहीं पूछा जा रहा। देखिए आरजू जी, भारतीय होने के लिए भी कुछ प्री कंडीशन है। जस्ट बिकॉज आपके माता पिता भारतीय हैं, मगर आप भारतीय किसी भी चीज़ को अपनाते नहीं हैं। उनका स्टेटमेंट है कि मैं गुजरात का लास्ट सर्वाइविंग मुस्लिम हूँ। आप किस वोट के लिए आप ये बात स्ट्रोक कर रहे हो? तो वो फिर से वही गुजरात और मोदी और ये और वो। मैं एक सेकंड लूंगी आपसे, एक सेकंड डॉक्टर साहब।
जी डॉक्टर साहब आप बता रहे थे। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि ये जो डायस्पोरा है वो भारतीय डायस्पोरा बहुत इम्पोर्टेंट मेयर है। बन रहे, जो साहब मेयर बन रहे हैं जी। हाँ, तो मतलब ये उनकी दैट्स व्हाट इट सेज ना कि इंडियन जो है ये मतलब मैं कभी-कभी सोचता हूँ आरज़ू जी की कितनी बेहतरीन शिक्षा दी गई हमारे पूर्वजों ने हमें कितनी अच्छी शिक्षा दी कि एक ऐसा माइंडसेट बनाया जो इंक्लूसिव है, जो सबको प्यार करता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कुछ गलत नहीं हुआ, कुछ हम्म। इसमें से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने गलतियाँ भी की हैं। कास्ट व्यवस्था उसका एक बहुत बड़ा एक शर्मिंदगी का वो है कि हमारे समाज में इतनी अच्छी समाज में कास्टिज्म जैसी छुआछूत जैसी ऊंच नीच जैसा भाव आया वो कतई गलत है। उसका समाज में कोई वैदिक फिलॉसफी में इसकी कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। मानवता में इक्वलिटी और प्रैक्टिकल इक्वलिटी जो है, क्योंकि एब्सोल्यूट इक्वलिटी नाम की कोई चीज होती नहीं, प्रैक्टिकल वर्केबल और सोशल इक्वलिटी का बेहतरीन प्रिंसिपल जो दिया गया था उसको फिर से रिवाइव करना चाहिए। सबको समाज में जगह मिलनी चाहिए, सारी थॉट प्रोसेस को, सारे लोगों को। अब ममदानी जी का ये है कि वो वही फिर मोदी को गाली दे करके और मुसलमान मोदी जी वो एक गुजरात को लेके वो गाली दे रहे हैं। मोदी जी ने कितने काम किए हैं, अगर वो सच है, अगर उनको सच प्रेम है तो जितने मुसलमानों के वेलफेयर मोदी जी ने किए हैं, जितना उनकी स्कीम चल रही है क्या नाम है मुस्लिम के वेलफेयर के लिए, उसका तो कभी मेंशन नहीं किए। आर्टिकल 370 हटा करके जो उन्होंने लाइफ बचाई है टेररिज्म को रोक करके, वो क्या मुसलमान नहीं है? मुसलमानों का जितना भला प्रधानमंत्री मोदी ने किया है उतना तो किसी ने नहीं किया, उतना उन्होंने हिंदुओं के लिए नहीं किया जितना उन्होंने मुसलमानों के लिए किया। लेकिन हर बार जी वही गुजरात का रॉयट, गुजरात का रॉयट। अरे गुजरात के रॉयट की पूरी सच्चाई तो बताओ तुम। गुजरात का सर रॉयट उस किसने? केस में से तो मोदी जी ने केस भी फेस किया था और वो तो केस में से निकल भी वो आए हैं। मीडिया वो तो तो यार क्यों क्यों मीडिया उसको अभी तक लोग उसको क्यों बात करते हैं, उसकी मुझे बड़ी हैरत होती है। यहाँ का जो मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट है ना, जो भारतीय हर चीज से नफरत करता है, जो झूठ फैलाता है, वो हम्म। उसी के उसमें केरल बेस्ड जो ये कम्युनिस्ट विचारधारा है, दैट्स वेरी जिसे कह लीजिए ब्रूटल विचारधारा है भाई। हम्म। वो हिंसा से लेकर के झूठ और हर तरीके की उसको वो अपनाते हैं। उनके अंदर कोई मर्सी नहीं है। वरना यार 2002 की बात तुम हो गई, 2005 25 23 साल हो गए उसकी, तुमने आज तक कोई एक उसका जुडिशियल कन्विक्शन नहीं हुआ। आज तक कोई एक उनके ऊपर उंगली नहीं लगा पाया। उसने मुस्लिम देशों से उनको जो है वो अवार्ड मिला है। पैलेस्टाइन के जो लीडर हैं वो उन्होंने उनको अवार्ड दिया है। जॉर्डन के जो किंग है उन्होंने अवार्ड दिया है। तुम उनसे भी बड़े मुसलमान हो गए। भारत का ये जो कम्युनिस्ट मार्क्सवादी मुसलमान है ना, मार्क्सिज्म और इस्लाम का जो प्रेम हुआ है, मार्क्सिस्ट देखिए वो शादियां, एक मार्क्सिस्ट है ना तो मुस्लिम से शादी करता है, वो हिंदुओं से शादी करना पसंद नहीं करता है। तो अब ये है, अब इसका आप क्या करेंगी? अब ये तो समाज में चीजें चलती रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी से बड़ा जिन्होंने मुसलमानों का सही 3 तलाक हटा करके जिस व्यक्ति ने हमारी मुस्लिम बहनों को इक्वलिटी दिलाने का प्रयास किया, वो नहीं बता रहा ये आदमी। 3 तलाक का भय आप समझती हैं? इनको सिर्फ लड़कों की पड़ी हुई है। 3 तलाक में एक लड़की जाती है शादी करके, हमेशा डरी हुई रहती है कि हमने कहीं कॉफी कर खराब बना दी, बच्चा लड़का नहीं पैदा हुआ तो तलाक हो जाता है। बट लड़कियां डरी रहती हैं, हलाला जैसी उनको विचित्र प्रैक्टिसेस के थ्रू गुजरना पड़ता था। मोदी जी ने इन सब से उनको राहत दिलाई है। 50% वो भी तो इस्लामिक मुसलमान लड़कियां हैं ना। तो ये ममदानी डूइंग वही जो मार्क्सिस्ट करता है कि ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण दुष्ट होते हैं, यही सब वो करेंगे तो अब ठीक है। अब सब कुछ ये तो डेमोक्रेसी का तो यही एक फॉल आउट कह लीजिए या अच्छी बात कह लीजिए। और ये तो वो शायद कभी भारत आए भी नहीं है, मैं जहां तक मैंने पढ़ा है। वो मार्क्सिस्ट, वो कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट विचारधारा के लोग हैं। वो भारत आए ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। जो भारत में रहेंगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उनकी विचारधारा है, मैं उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं बोल रहा, वो उस पर लगे रहे। मगर सच ये है, जो सच है, जो खरी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना मुस्लिम्स के लिए किया है यार, सच तो दिखाओ। उनका जो आवास योजना है आरजू जी, आवास योजना है, वीडियोस पड़े हुए हैं।
एक हिंदू मुसलमान के उसमें कोई कभी वो चीज किया गया? मुसलमानों ने उनकी आवास योजना का ज्यादा लाभ लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, रिकॉर्ड निकलवा लीजिए आरटीआई के थ्रू, उससे प्रूव हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कोरोना में मिल करके लोगों को वो राशन बांटा तो क्या उन्होंने हिंदू मुसलमान देखा? हज का कोटा बढ़वाया और उन्होंने जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान साहब, उनसे बातचीत करके बिना मरहम के भी हमारी माएं बहनें जाके हज कर सके, इसकी भी व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने करी है। और आपको जी बस वो 2002 का वो दिखता है तो वो आदमी क्या कर ले भाई, वो दिखावा नहीं करता। हमें अपनी एंशिएंट कल्चर, और तुम्हें होगा भाई, तुम मार्क्सिज्म में बिलीव करते हो कि भाई हमारा कल्चर खराब था, वेद खराब है, सब खराब है। हमें नहीं मानना ऐसा। हमारे में कमियां जरूर आ जाती हैं, सोशलॉजिकल कमियां आई थी, हम उनको ठीक कर लेंगे सोशलॉजिकल तरीके से। लॉज इसीलिए दिए गए, पार्लियामेंट इसीलिए बनाया हमें, इसी को ट्रांजिशनल जस्टिस कहते हैं कि हमारी जो सोशलॉजिकल कमियां थी हम उनको न्यायपूर्वक तरीके से पार्लियामेंट और जुडिशियल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको ठीक कर लेंगे। लेकिन हमारी जड़, हमारी जो तना और हमारा जो कोर है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम भारतीय थे, भारतीय हैं, भारतीय रहेंगे। वैदिक शिक्षा दीक्षा हमारे कोर में है, इसने हमारे समाज का निर्माण किया है और यही हमारी आइडेंटिटी रहेगी। जी। लेकिन सर आखिर क्या वजह है कि अपोजिशन जो है वो हर वक्त नाराज रहती है आपसे? वो मोदी जी को जो अच्छा, हमारे यहाँ तो और चक्कर है ना, हम फौरन ही जैसे ही कुछ कह दिया अपोजिशन ने या राहुल गांधी जी कुछ बोल देंगे तो हम खटाखट उठा के ना हमारा मीडिया उठा लेता है। या जैसे अभी ममतानी साहब जो है ये कुछ कहानियां कर रहे हैं तो वो भी हमारा मीडिया बड़े शौक से उनका इंटरव्यूज चला रहा है। तो वो तो चले, हमारी तो और बात है क्योंकि हमारी आपकी तो कभी बनी नहीं। लेकिन अपोजिशन तो उसी कंट्री की है ना। अब आप अगर ये कहेंगे कि चाहिए उनको परमिशन है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन ये किस तरह की डेमोक्रेसी है कि वो अगर मैं यहाँ से क्रिटिसाइज करती हूँ तो मुझे कहा जाता है जी पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रही है, नहीं करना चाहिए, हालांकि मैं तो अपनी कंट्री को ठीक करने के लिए कह रही हूँ। तो क्या अपोजिशन भी भारत की जो अपोजिशन है क्या वो भी कंट्री को ठीक करने के लिए क्रिटिसाइज कर रही है या वो वैसे ही मोदी जी के पीछे पड़ी है? देखिए, क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव भी होता है, क्रिटिसिज्म डिस्ट्रक्टिव भी होता है। मान लीजिए एक नई नवेली बहू, बिटिया किसी की आपके घर में आती है, अब आप उसको यार दिन रात, तुम खाना नहीं बनाती हो, तुम सोई रहती हो, तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तुम अच्छे नहीं दिखती हो, तुम ये नहीं पहन, पागल हो जाएगी लड़की। ठीक है ना? आपको कोई बार बार आपकी कमी बताता रहे, आप पागल हो जाओगे यार। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि खाना बना नहीं पाई, बिटिया भूल गई, आपने बना दिया कि बेटा ठीक है ऐसे कर लो। तो भारत का जो इस समय जो वो है विपक्ष, और बहुत अच्छे हैं, मैं राहुल जी का बहुत सम्मान करता हूँ, सारे विपक्ष के नेताओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत जरूरी लोग हैं, ये इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मतलब मोदी जी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो लोग हैं। लेकिन दिक्कत ये कि भारत जिस राजनीतिक चेतना से गुजर रहा है उसमें इनकी जो राजनीतिक अंडरस्टैंडिंग है वो इस चेतना के साथ मेल नहीं खाती। इनको अपनी राजनीतिक समझ को और बेहतरीन करना पड़ेगा, और शायद उनकी समझ को बेहतरीन करने के लिए इस राजनीतिक उथल पुथल से जाना उनका आवश्यक है। तो ठीक है, मोदी वो भारत की बुराई करने लगते हैं, मोदी जी की बुराई करते करते, दिस इज प्रॉब्लमैटिक। मैं पाकिस्तान के बारे में नहीं जानता, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान का आइडिया क्या है, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो बहुत कन्वर्टेड हैं। और पाकिस्तान जो है वो सिर्फ झूठ और नफरत उसको दिखती है, वो ऐसी चीज़ों को प्रोपोगेट करते हैं, करते रहें। उनका समाज है, वो जाने, उनकी उनकी उनका स्टेट जाने, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं भाई। लेकिन पॉइंट हम ये कह रहे हैं आपसे कि मोदी जी जो हैं वो वाकई में एक अच्छे लीडर हैं, और अपोजिशन उनकी काट नहीं ढूंढ पा रहा है। और अपोजिशन को हक तो है, मगर वो मुद्दा नहीं ढूंढ पा रहा है जिससे मोदी की चमक कम पड़ जाए। ठीक है ना? अभी तक जैसे पिछले चुनाव में मोदी जी को 240 वोट आए, 240 सीटें आई जनरल इलेक्शन में, मोदी जी को चोट नहीं लगी। हुआ ये कि अब आप अगर ये फैला दो, रिजर्व ये 400 सीटें ला के संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन हटा देंगे, झूठ बोल देंगे, तो वो लोग ये आपने मोदी जी को नहीं वो किया, आपने झूठ फैला करके लोगों को कंफ्यूज किया। अच्छा, अब तो 2 साल हो गए, 3 साल और भी हो जाएंगे, ऐसा कुछ ना होना था ना होगा, तो लोगों को वो झूठ भी पता चल जाएगा। तो कांट के आंडी 1-2 बार चढ़ जाती है,
इसलिए करने दीजिए, जरूरी है, ये बहुत जरूरी लोग हैं, क्योंकि यही भारत की चेतना को जगा रहे हैं। जो ये बोल रहे हैं, इनका बोलना बहुत आवश्यक है, ताकि भारत के लोग समझें राम, प्रभु श्री राम के होने के लिए रावण का होना बहुत आवश्यक है, वरना वो राम ही नहीं बन पाएंगे। मैं यहाँ किसी को रावण नहीं कह रहा, मैं एक बात कह रहा हूं कि एक आइडियोलॉजी है, लोगों को चुनना है, लोगों की इच्छा, जिसको वो चुन ले। भाई हमने डेमोक्रेसी को अपनाया है, और मेरे हिसाब से डेमोक्रेसी के अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता। तो लोगों के पास है कि वो अपनी पुरानी एंशिएंट येट टाइमलेस एंड कंटिन्यूड आइडेंटिटी को स्वीकारते हैं, या ये आपको जो ये अपोजिशन ऑफर क्या कर रहा है जी, अपोजिशन ऑफर कर रहा है यूरोपियन आइडिया, मार्क्सिज्म का आइडिया और इस्लामिक आइडिया। यही 3 आइडिया इनके पास, लोग चुन लें, वो अपनी बातें रखें, हम अपनी बातें रखें। तो मुझे ख्याल से तो अपोजिशन मोदी से भी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि लोगों में चेतना इन्हीं के इन शब्दों और इन्हीं के कमेंट से आ रही है, जो लोग समझना शुरू हो चुके हैं। So I'm thankful to them. They are very important. They are the VVIPs of Indian democracy. That's how I see them. जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, और जाहिर है कि अगर कोई ढंग से क्रिटिसिज्म करेगा तब तो लोग सुनेंगे, अदरवाइज लोगों में अब इतनी समझ आ गई है आज के लोगों में कि आप कुछ भी कहते रहिए, अगर उनको जिसके ऊपर क्रिटिसाइज किया जा रहा है वो उनको ठीक लगता है तो वो दूसरे की नहीं सुनते, और ये मेरे ख्याल है एक बड़ी पॉजिटिव चीज है। वरना तो शायद सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, आम लाइफ में भी जो आम कॉम्पिटिशन्स चलते हैं आपस में के लीजिए के काम करने में, उसमें भी लोग जो हैं एक दूसरे को यकीनन गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसीलिए शायद कामयाब नहीं हो पाते कि पब्लिक थोड़ा सा सोच भी लेती है। खैर, बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।